नमस्कार, स्वागत है MNX स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रदीप शर्मा जुड़ा हूं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। केमिस्ट्री के आज हम एक टॉपिक के संदर्भ में यहां पर बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रासायनिक अभिक्रिया का केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। ध्यान दें, ये जो टॉपिक केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है, ये टॉपिक रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस के किसी भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, अगर किसी भी एग्जाम के आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यहाँ से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो कंप्लीट करनी है। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे कंप्लीट करेंगे ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर दो रिएक्शन दे रखी हैं, आप दोनों रिएक्शनों को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले वाली रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जिंक की जो रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट से की गई है। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया करता है और हम जनरली देखेंगे कि ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अर्थात ये विस्थापन अभिक्रिया है। और वे स्टूडेंट जिन्हें केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है या जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में सुना है, वो सामान्य तौर पर इस रिएक्शंस को कैसे करेगा यहाँ पर हम देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर जिंक की जब रिएक्शन कराएंगे तो जिंक SO4 से क्रिया करके ZnSO4 बना लेगा और ये जो कॉपर है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको विस्थापित कर देते हैं। ये रिएक्शन हम ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में देखते हैं। इसी प्रकार इसी के नीचे एक और रिएक्शन दी गई है आपको, Fe की रिएक्शन ZnSO4 के साथ। सामान्य तौर पर विद्यार्थी या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऊपर वाली रिएक्शंस को देखते हुए नीचे वाली रिएक्शंस को भी सेम प्रकार से करने की कोशिश करते हैं और Fe की जो क्रिया है वो SO4 के साथ कर लेते हैं और FeSO4 प्लस यहाँ पर जिंक का जो है वो निर्माण कर लेते हैं या जिंक को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम इसको देखते हैं तो जो पहली वाली रिएक्शन से आपकी ये वाली रिएक्शन हमने बिल्कुल सही की है और जो दूसरी वाली रिएक्शंस को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरी वाली रिएक्शन यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि पहली भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दूसरी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली रिएक्शन यहाँ पर सही है और दूसरी रिएक्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। तो आइए इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। इसको जानने से पहले हमें जो मेटल हैं अर्थात जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता का हमें यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने से पहले धातुओं की क्रियाशीलता को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे और धातुओं की क्रियाशीलता समझने के लिए हम एक कंसेप्ट लेते हैं, सक्रियता सारणी का कंसेप्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। आप लोगों ने सक्रियता सारणी नाम से कंसेप्ट 10th में पढ़ा होगा और 12th में ही हम इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो 11th 10th 12th स्टैंडर्ड में हम इसको जनरली सक्रियता सारणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी हम यहाँ पर कहेंगे। देखिए, किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट करने से पहले हम आपको सक्रियता सारणी को ट्रिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सक्रियता सारणी को अच्छे से याद कर ले, अच्छे से समझ ले और जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको आसानी से याद हो जाएगी तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखने की, समझने की और याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर सक्रियता सारणी याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ली, पो, बे, सर, का, ना, मग, अल, मन, जन, कर, फे,
कड़ को नी सुन पीबी हा क म सी प्ले गो। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने कुछ मेटल्स के जो है यहाँ पर नाम लिखे हैं। मैं इन मेटल्स को ट्रिक्स जो है किस प्रकार से मैंने लिखा है वो आपको याद करा देता हूं। तो पहला हो जाएगा Li को हम ली बोलेंगे, ये हो जाएगा पो, इसे हम बोलेंगे बे, इसे हम बोलेंगे सर, इसे हम बोलेंगे का, इसे हम बोलेंगे ना, और Mg यानी कि मग, Al का अर्थ हो जाएगा अल, और Mn हो जाएगा मन, और जन, और ये हो जाता है यहाँ पे कर। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं फे कड़ को नी सुन पीबी हा क म सी प्ले गो। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर एक केमिकल सीरीज जो है वो यहाँ पर लिखी है, और इस केमिकल सीरीज में सारी की सारी धातुएं हैं। आइए एक बार इन सारी धातुओं को नाम को हम एक बार देख लेते हैं। पहला है Li ली, ये लिथियम है इसीलिए हमने इसको ली से लिखा है। दूसरा पोटेशियम है, पोटेशियम को हमने पो से लिखा है। इसके बाद बेरिलियम आता है जिसे हमने बे से डिनोट किया है। उसके बाद स्ट्रोंसियम आता है जिसे हमने सर से डिनोट किया है। उसके बाद कैल्शियम जिसे हम बोलेंगे का, सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, और इसे हम ना, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Al का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम, Mn जो है ये मैग्नीज है, जिंक आप देख पा रहे हैं Zn होता है, Cr जो है यहाँ पे क्रोमियम जो धातु है वो हो जाएगी, Fe यहाँ पे आप आयरन कह सकते हैं, Cd जो है वो कैडमियम हो जाएगा, Co कोबाल्ट हो जाता है, Ni निकल, निकल जो धातु है वो हो जाएगी, और Sn को हम टिन कहते हैं, और Pb यानी कि प्लम्बेड, और Pb को हम यहाँ पर लेड कहते हैं। H2 आप देख पा रहे हैं, ये H2 का विशेष ध्यान रखेंगे, ये H2 जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पर हम धात्विक हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। Cu कॉपर हो जाता है, Hg जो है वो मरकरी हो जाएगी, और Ag जो आप देख पा रहे हैं Ag अर्जेंटम होता है, इसे हम सिल्वर भी बोलते हैं इसलिए हमने C से डिनोट किया, C यानी कि सिल्वर, सिल्वर जो है वो चांदी हो जाती है, और Pt प्लेटिनम होता है जिसे हमने प्ले से डिनोट किया गया है, और Au जो है ऑरम होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है, इसे आप इसे गोल्ड भी कह सकते हैं, ऑरम भी कह सकते हैं। तो ये सारी धातुएं हो गई, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ऑरम। ये समस्त धातुएं हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखी है। याद करने के लिए मैंने आपके यहाँ पे ट्रिक लिख चुका हूं, ली पो बे सर का ना मग, अल मन जन कर, फे कड़ को नी सुन पी बी, हाक मैं हाकम सी प्लेगो। अब देखिएगा, इसे आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। और किसी भी आपको अगर अभिक्रिया अगर आपको सीखना है, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर आपको समझना है तो आपको ये सीरीज जो है वो याद होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, साथ के साथ आप भी इसे रिपीट करेंगे। ली पो बे सर का नामग, ली पो बे सर का नामग, अल मन जन कर, अल मन जन कर, फे कड़ को नि सुन पीबी, फेकड़ को नि सुन पीबी, हाकम सी प्लेगो, हाकम सी प्लेगो।
फिर रिपीट करेंगे आप, लिपोबे सरका नामक अलमन जनकर फेकड़ को निसुन पीबी हाकम सी प्लेगो। लिपोबे सरका नामक अलमन जनकर फेकड़ को निसुन पीबी हाकम सी प्लेगो। 3-4 बार अगर आप इसे रिपीट करेंगे, डेली 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आपका कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस सक्रियता सारणी के बेस पे हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मित्रों, एक बात आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखनी है, सक्रियता सारणी में जितनी भी धातुएं हैं, इन सारी धातुओं में से जो धातुएं आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो धातुएं ज्यादा क्रियाशील रहेगी, जबकि जो धातुएं आप नीचे देख पा रहे हैं वो धातुएं ऊपर वाली धातुओं से कम क्रियाशील होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से तुलनात्मक रूप से ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी, जबकि यहाँ पर जो नीचे वाली धातु है वो ऊपर वाली धातु से कम क्रियाशील होगी। अब देखिएगा, हम यहाँ पर मान लीजिए किसी रिएक्शन को करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने एक रिएक्शन यहाँ पे ली है Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। आप इस अभिक्रिया को, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक धातु जो है वो आपको जिंक दिखाई दे रही है और दूसरी धातु जो है आपको यहाँ पर कॉपर दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिंक और कॉपर धातुओं में से किसकी रिएक्टिव स्किल्स ज़्यादा है, कौन ज़्यादा क्रियाशील है। तो आप देख पा रहे हैं जिंक यहाँ पर है जबकि कॉपर जो है वो यहाँ पर है। इस सारणी में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है। चूंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है इसीलिए जिंक जो है वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर देता है, और जब कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 बना लेता है और जो कॉपर है वो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और बाहर निकल जाता है। सेम कंसेप्ट में हम एक और रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं। हम यहाँ पर Zn प्लस FeSO4 की रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं कि Zn प्लस FeSO4 की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है। तो आप यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जिंक दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर आपको आयरन दिखाई दे रहा है। आप चेक करते हैं किसकी रिएक्टिव स्किल्स ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जिंक की ऊपर है और आयरन जो है वो नीचे है, मतलब जिंक की क्रियाशीलता जो है आप देख पा रहे हैं आयरन से ज़्यादा है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये जिंक आयरन को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, और जब जिंक आयरन को डिस्प्लेसमेंट करेगा तो जिंक SO4 से क्रिया करके ZnSO4 यहाँ पर बना लेगा, और ये जो आयरन है ये डिस्प्लेसमेंट आयरन अलग से यहाँ पर निकल जाता है, और इस प्रकार से हमारी ये वाली अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अब इसी को हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश करते हैं और एक और रिएक्शंस जो है वो आपको देते हैं यहाँ पर। और मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है, क्वेश्चन है आपका Fe प्लस ZnSO4 जो रिएक्शन है इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Fe प्लस ZnSO4 में क्या होगा, तो देखिएगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको Fe दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप जिंक देख पा रहे हैं। और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि Fe जो है वो नीचे है और जिंक जो है ऊपर है। हमने पहले भी देखा था कि जिंक की रिएक्टिव स्किल्स Fe से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर Fe की क्रियाशीलता जिंक से कम है, इसलिए जो Fe है वो जिंक को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि Fe की क्रियाशीलता ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शंस। अब देखिएगा ऊपर की दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों एग्जाम्पल में रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है, जबकि तीसरी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, यहाँ पर नो रिएक्शन आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो हमने यहाँ पर देखा है कि ऐसा इसलिए यहाँ पर हो गया है क्योंकि रिएक्टिव स्किल्स का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
अगर क्रियाशीलता ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, और अगर क्रियाशीलता कम है तो वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि Cu प्लस FeSO4 की रिएक्शंस को आप कंप्लीट करें, Cu प्लस FeSO4 की रिएक्शन हम देखें तो जब आप इसमें देखेंगे तो Cu नीचे है और Fe जो है वो ऊपर है, और आप यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर की रिएक्टिव स्किल्स आयरन से यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है और नो रिएक्शंस का जो है यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा। ये वाला मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा, और यहां से यहां तक आधी रिएक्शंस आपको दे दी है और आगे खाली दे दिया है। ऑप्शन में आपके सामने FeSO4 हो सकता है, ऑप्शन में आपके सामने CuSO4 हो सकता है, ऑप्शन में और भी कोई हो सकते हैं, और ऐसा भी आ सकता है कि नो रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो ये आज का हमारा जो कंसेप्ट था केमिस्ट्री ट्रिक एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, हमने यहाँ पर देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट की जाती है। तो आज आप यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में आपने देखा। हम इसी प्रकार से आने वाली वीडियोस के अंदर अधातुओं की क्रियाशीलता को भी लाएंगे। हम जो पार्ट सेकंड यहाँ पर बहुत जल्द लाने वाले हैं, और पार्ट सेकंड में आप अधातुओं की क्रियाशीलता को देखेंगे कि अधातुओं की क्रियाशीलता जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। इसलिए आगे केमिस्ट्री के कंसेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके पास तुरंत रूप से पहुंच जाए। आज के लिए कंसेप्ट को हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।